कुछ सुना दीजिए। सास मने कर दे तू न्यारी, सास मने कर दे तू न्यारी, होके बतलाऊं तण मैं, हाँ के बतलाऊं तण मैं, या तो घणी अत्याचारी, सास मने कर दे तू न्यारी। आपका इस संगीत से जुड़ाव कब हुआ और कैसे हुआ? ये संगीत से जुड़ाव मेरा 6 साल की उम्र से हुआ। कि आपके लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है? लव मैरिज थी। विचार जब शब्द बनते हैं तो समाज बदलता है, और वही विचार जब संगीत बनकर लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो लोगों की पीढ़ियां प्रेरित होती हैं। द डॉक्टर तरन शो के इस विशेष एपिसोड में स्वागत है आपका। मैं आपका होस्ट संगम और मेरे साथ डॉक्टर तरन। आज का यह एपिसोड बहुत विशेष होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं त्रिशला बोध जी और निशांत सिंह जी, जिनका मैं आज के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने इस बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर आप हमारे शो में आए। हम चाहते हैं जो हमारे दर्शक हैं आपको सबसे पहले एक कलाकार के रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में जाने। तो मैं आज इस एपिसोड की शुरुआत करूंगा एक बहुत ही सरल सवाल के साथ। मेरा पहला सवाल रहेगा आपसे, आप अपने बारे में बताइए, कहाँ आपका बचपन बीता और एक संगीत के मंच पर आपको कब आने का मौका मिला? सिकंदराबाद में मेरा जन्म हुआ था जी। और मेरी जो एजुकेशन है वो सीबीएसई बोर्ड से मैंने 12th की है। उसके बाद फिर मैंने बीएससी की थी ग्रेटर नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। जी। फिर मैंने एमएससी भी, और उसके बाद 12th के बाद ही मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। स्कूलिंग में ही आपने जर्नी स्टार्ट? हाँ, गा तो मैं 4th-5th क्लास से रहा था जी। लेकिन वो ओनली एक बोलते हैं ना बाथरूम सिंगर जी। तो उसी में था। लेकिन पापा ने भी उस टाइम पे मतलब बोले कि पहले एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन मेरे कहने से पूरी कर ले, उसके बाद जो तेरा दिल करे वो। त्रिशला जी? मैं त्रिशला बौद्ध और मेरा पैतृक गांव जेवर के पास है, दयानतपुर, जो कि गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, और मेरी शादी हुई सिकंदराबाद और एजुकेशन मैंने अपनी जेवर से की और 12th के बाद मैंने डिप्लोमा किया वो सिकंदराबाद से किया। तो आगे की पढ़ाई अभी जारी है। और आपका इस संगीत से जुड़ाव कब हुआ और कैसे हुआ? बिल्कुल, ये संगीत से जुड़ाव मेरा 6 साल की उम्र से हुआ। हाँ। जब मैं 6 साल की थी और मुझे छोटे बच्चों को कहाँ इतनी नॉलेज होती है, बस मुझे ये था कि पापा जी, जो मेरे पापा जी हैं, जो मेरे फादर हैं, वो इस मिशन को मतलब कंटिन्यू चला रहे थे काफ़ी साल, 32-33 साल पापा जी को इस मिशन में हो गए। तो जैसे पापा गाया करते थे तो ऐसे ही मैं बैठी रहा करती थी, तो मैं बोलती थी कि पापा मैं भी गाना चाहती हूँ। तो पापा ने बोला पहले बेटा पढ़ाई करो फिर उसके बाद देखना। तो मैंने ज़िद पकड़ ली थी अपनी, मैं 6 साल की थी तो पापा जी गाना गा रहे थे, तो वही गाना मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया और ज़बरदस्ती करने लगी कि पापा जी मुझे मंच चाहिए, मतलब मुझे गाना गाने जाना है। तो 2010 की बात है ये, और 15 जनवरी 2010 बहन जी के जन्मदिन के ऊपर, जहाँ पर मैंने अपना पहला स्टेज परफॉर्म किया था बाबा साहब के गाने को लेकर। तो ये मिशन से रिलेटेड और गाने से रिलेटेड मुझे प्रेरणा पापा जी से मिली। बाकी जब मेरी शादी हुई, शादी से पहले भी ये आई लाइफ में, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और इनकी बदौलत आज मैं लोगों का जो प्यार मिलता है और सभी की सपोर्ट मिलती है, इनका सबसे बड़ा मैन है मेरी ज़िंदगी में। जैसा कि निशांत जी और त्रिशला जी, सोशल मीडिया पर आपको एक बहुत बड़ा वर्ग फॉलो करता है और हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, चाहे वो लाइव के माध्यम से हो, चाहे वो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लाइव फीड में बार बार लोग पूछते हैं आपसे कि भाई अपने बारे में बताइए कि आपके लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है। तो हम कोशिश करेंगे आज इस एपिसोड के बाद ये क्वेश्चन लोग आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि उस बात से पर्दा आज हम हटा देंगे। तो लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं आपके उस संघर्ष को जानना चाहूँगा कि वो क्या कारण थे कि आप एक अलग आपने प्लेटफॉर्म चूज़ किया और उस अलग प्लेटफॉर्म में भी आपने एक अलग पहचान बनाई। तो मेरा अगला सवाल आपसे होने वाला है, क्या आपको याद है कि आपका पहला मंच या पहला कार्यक्रम और उस समय का अनुभव आपका कैसा रहा? क्या वह जो पहला मंच आपने एक साथ साझा किया था या फिर आपने उस मंच पे पहले ही जा चुके थे?
नहीं, हमारा जो पहला मंच था वो आज से 5 साल पहले हुआ और मैं इनको नहीं जानती थी और ना ही ये मुझे जानते थे। हमारा जब प्रोग्राम हो रहा था तो मतलब एक दूसरे की बिल्कुल भी जान पहचान नहीं थी। तो एक इनका सॉन्ग वायरल हुआ था उस टाइम पे, नीला झंडा लहरा दो सारे जहान में। तो हम सॉन्ग को सुना करते थे, सॉन्ग मैंने भी सुन रखा था पहले, तो वहाँ पे बहुत सारा मतलब क्रेज़ हो रहा था कि हाँ भाई वो सिंगर आ रहे हैं जिन्होंने ये वाला गाना गाया था कि नीला झंडा लहरा दो। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार पता नहीं कौन है वो भाई, मैंने भाई बोला था इनसे पहली बार में। तो आए थे, पहले मैं आ चुकी थी मंच पे, झाझर के पास एक गांव पड़ता है, वहाँ पर हमारा पहला स्टेज शो हुआ था। और आने के बाद मैं और मेरे पिताजी बैठे हुए थे, हम दोनों मैं और पापा बैठे हुए थे। तो ये आते हैं, फिर मेरी इनसे आने से पहले मेरी परफॉर्मेंस हो जाती है, तो ये आते हैं, फिर इनका नंबर आता है कि हाँ भाई ये वही लड़का है जिन्होंने नीला झंडा गाना गाया था, बहुत पॉपुलर गाना रहा है। तो मैंने मंच के माध्यम से यही बोला था जब मेरा परफॉर्म हो गया था, तो मेरा परफॉर्मेंस खत्म हुआ था, हाँ, आपका परफॉर्मेंस लगा था 2 बार। हाँ, तो मैंने बोला कि भाई ने भी बहुत अच्छा गाया, एक बार भाई के लिए भी तालियां। तो पहला यही था हमारा। लेकिन मैं एक्चुअली मैं सच बताऊं ना, मेरे को उस टाइम पे ये पता था कि त्रिशला बौद्ध कोई लड़का है। हाँ, क्योंकि उस कार्यक्रम के जो बैनर पे जो ना ही हमारा कोई फोटो लगा था, सिर्फ नाम लिखे हुए थे। उसमें लिखा था निशांत सिंह और त्रिशला बौद्ध एंड पार्टी। तो मैंने सोचा कोई त्रिशला बौद्ध लड़का है। और जब मैं पहुंचा था वहाँ तो त्रिशला गा रही थी। ओके। लेकिन इनों का पहनाव भी पहले कुछ एक अलग लेवल का था, गले में गमछा, शर्ट पैंट। तो मैंने कहा कौन है, कहा त्रिशला है। जो आपका पहला इंटरेक्शन था वो मंच के माध्यम से ही? नहीं, वो वहाँ कुछ नहीं था, ठीक, ओनली ये कलाकार थी मैं। अच्छा, प्रोफेशनल। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पहला कुछ नहीं था। हाँ, उल्टा त्रिशला ने मेरे साथ वहाँ फोटो लिया था। नहीं, वो फोटो तब लिया था मतलब जैसे आपकी फैन थी। नहीं, हाँ ऐसा था, मतलब मेरी फैमिली भी थी, पापा भी थे। तो कार्यक्रम जब खत्म हो गया था तो इनके पापा भी थे। तो पापा जी ने ये बोला कि ये तो मेरे पापा के लिए ये तो जाने पहचाने से लग रहे हैं। तो ये बात है, हम अपनी थोड़ी आगे बताएंगे लव स्टोरी में पॉइंट। तो पापा ने मतलब एक दूसरे को पहचाना था, दोनों पापा ने, और इनको तब बताया था कि ये त्रिशला है जो बचपन में हमारे साथ ही रहते। कि इन्हों के पापा का नाम मोरध्वज गौतम। हाँ जी, पापा बोल रहे थे कि एक मोरध्वज गौतम थे जो बाबा साहब के गाने गाते। बिल्कुल, वो हमारे साथ पहले रहे थे, वो हमारे मित्र रहे थे। शायद ये वही तो नहीं है। उनकी बेटी भी मैंने सुना है कि आजकल गा रही है वो। हाँ। तो उन्होंने जब पापा ने बात की इन्होंने, तो फिर उनकी जानकारी निकल गई कि अरे हाँ हम तो साथ रहे थे ऐसे। फिर हम एक साथ वहाँ पे मिले थे, बस फोटो, फिर त्रिशला ने कहा एक फोटो कर लेते हैं सारे जब मिले हैं। बिल्कुल। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कार्यक्रम में। हाँ। तो वो पहली आपकी वो मुलाकात थी स्टेज के माध्यम से, जहाँ पर आप एज ए कलाकार के रूप में एक दूसरे को जाने थे। जी जी जी। देन फिर एक साथ स्टेज पर आने का मौका आपको कब मिला? उसके बाद नेक्स्ट कार्यक्रम भी साथ में लग गया। वहाँ पे था कि त्रिशला नहीं आ रही है, वहाँ पे सिर्फ मैं ही था जी। तो लेकिन मैंने वहाँ देखा एक सरप्राइज कि त्रिशला ऑलरेडी वहाँ मंच पर बैठी हुई है जब हम पहुँचे थे। तो वो आपकी पहली स्टेज परफॉर्मेंस थी वहाँ पर, जहाँ पर आपने दोनों ने एक साथ मंच को साझा किया था? हाँ, मतलब मंच साझा करने का मतलब ये नहीं था कि हमने ड्यूट परफॉर्मेंस की थी, अलग अलग किया साथ थी। लेकिन ये पीछे से मेरा साथ दे रही थी गाने में। हाँ, कोरस करते हैं ना जैसे। तो मैं ये गा रहे थे तो मैं कोरस कर रही थी पीछे से। तो दूसरे प्रोग्राम में मतलब हमें कोरस करने का मौका मिला। हाँ। फिर बोला कि मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा आओ कभी हमारे यहाँ, मेरा स्टूडियो भी है खुद का, मैं म्यूजिक खुद ही बनाता हूँ अपने गानों के। मोस्टली जितने भी गाने होते सारे म्यूजिक में ही बनाता हूँ। तो ये फिर इनों का एटीट्यूड लेवल एक अलग हो गया। यदि मैंने इनसे बोल दिया कि पापा ने भी बोला था जब फर्स्ट टाइम मिले थे ना कि बेटी की अच्छी आवाज है, मेरे लड़के का स्टूडियो है, एक बार वहाँ लेकर आना, गाने रिकॉर्ड करवा देंगे, अच्छा हो। तो इन्हों के पापा ने बोला कि हाँ ठीक है, और इन्होंने भी बोला कि हाँ ठीक है। फिर दूसरी बार जब हम मिले थे तो मैंने भी बोला इन्हों से। अब फिर इन्होंने कहा हाँ टाइम मिलेगा तो आएंगे। मतलब ठीक है, पापा के कहने से आए आप त्रिशला जी हैं? हाँ, क्योंकि ऐसा था ना, अपनी मर्जी से नहीं है। क्योंकि ऐसा था ना, इन्होंने जब बोला था कि हाँ भाई स्टूडियो आना है, तो मैं ये स्टूडियो में कभी गई नहीं, पहली बार इनकी स्टूडियो में आना हुआ मुझे।
और पहला रिकॉर्ड मेरा गाना जो था इनकी स्टूडियो में हुआ, तो वो हेजिटेशन सी होती है ना कि हाँ भाई स्टूडियो में जाने के बाद क्या फील होगा और क्या होगा, कैसे होगा हमारे साथ। हाँ ये भी था तो मेरे साथ। तो मेरे को इसका नंबर पापा ने दिया था, मेरे पापा ने, हाँ कि उस लड़की से बात कर लेना, बोल देना कि वो आ जाएगी, वो मेरे दोस्त की बेटी है, क्योंकि स्टार्टिंग से मेरा लड़कियों से 36 का आंकड़ा रहा। मैंने कहा बाबा आप अपने आप कर लेना। ये फिर किस ईयर की बात चल रही है ये अब से 5 साल पहले की बात है, 2021। 2021 हाँ 21। नहीं, मैं ना जब मैं 8th 9th क्लास में भी था ना, कोई लड़की मेरे पास बैठ के ट्यूशन में भी आ गया, तो फिर उसमें घूसा बजना, मतलब लड़ाई होती थी, मतलब बनती नहीं थी। तो ये अपना बचाव कर रहे हो, भाभी बैठी है सामने। नहीं ये आज भी ऐसी ही है, आज भी ऐसी है, आज भी ऐसी ही है। कृष्णा जी के सामने अपना बचाव कर रहे हैं क्या आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। निशांत जी, एक मतलब अभी सवाल मतलब मेरे अभी अंदर आ रहा है, जैसे कि आप बता रहे हो आपने बीएससी किया, एमएससी किया, जहां आप इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे थे, प्रोटॉन पढ़ रहे थे, इन्वेंशंस पढ़ रहे थे। मैंने बीएससी भी ओटी से की हुई है। ओटी से क्योंकि मेरे पापा मम्मी डॉक्टर है। हाँ। तो पापा ने बोलते ना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने। बिल्कुल, तो उसी फील्ड में डाल सामान्य धारणा होती है। तो वही मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक बीएससी एमएससी करने वाला छात्र जहां अपना करियर वो साइंस के फील्ड में बना सकता था, लेकिन उन्होंने एक अलग ही फील्ड को चूज किया, उसके पीछे का थोड़ा सा रीजन बताइए। पढ़ाई तो चल रही थी रेगुलर, लेकिन मन मेरा ही था कि वो कौन सा मोमेंट था जब आपने सोच लिया था कि भाई अब मुझे संगीत की ओर ही जाना? अच्छा, पहली बार एक गाना मैंने मतलब लिखा, उस टाइम पे मेरे दोस्तों ने, दोस्त थे, आज भी है मेरा एक दोस्त, उसमें से ये साइनी है, मतलब सैनी है वो जी, जिसने मेरा हर समय साथ दिया है। हाँ जी। और 2 और थे, वो भी दोस्त थे, लेकिन वो आज बोलते हैं ना कि बोल नहीं सकता कि वो आज अपने अलग है, मैं अपने अलग हूँ। काफ़ी लोग लाइफ में बीच में आए थे, काफ़ी लोग जा चुके, और ज़्यादातर मोस्टली धोखा देकर गए हैं, बस जिन्होंने मेरा यूज़ किया है। और स्टार्टिंग की थी, जो स्टार्टिंग में जो मेरा दोस्त थे, उन्होंने पैसे इकट्ठे करके बोलते कि हम यस के यहाँ जा रहे हैं मम्मी से, और हम पहुँच गए बुलंदशहर स्टूडियो। ओके, वहाँ गाना करने चले गए। मतलब वो जो स्टूडियो था वो किसी और का था जहाँ पर आप शुरुआत में मेरी 12th कंप्लीट हुई थी, रिजल्ट भी नहीं आया था उस टाइम। ओके, जब मैंने यानी कि पढ़ाई के साथ साथ ही आप उस दुनिया में एंटर कर चुके थे। एंटर कर चुका था मैं। क्लास में भी अपने साथ बच्चों को बिठाकर मैंने कहा कान बेंच पे लगाओ, देखो मैं तुम्हारे ढोलक की धुन सुनूं। क्योंकि मैं ना ढोलक बजाना मेरे को बहुत अच्छा लगता था, तबला बजाना अच्छा लगता है। अच्छा, आता मतलब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में मैं थोड़ा सब कुछ प्ले कर लेता हूँ, लेकिन परफेक्शन अभी किसी चीज में नहीं है जी। बस आएगा सॉफ्टवेयर। शुरू से आपका जुड़ाव रहा है म्यूजिक से? स्टार्टिंग मेरे पापा खुद ढोलक प्ले करते हैं, पापा गवाते थे, गा भी चल कोई। तो त्रिशला जी, वो मोमेंट आप बताइए कि जब आपने सोच लिया था भाई मुझे अपना जीवन एक विचारधारा की तरफ जाना है और अपनी आवाज़ से इस समाज को जगाने का काम करना है। हाँ जी, मैंने बताया था पहले भी, जब मैं छोटी थी तब तो मेरा कोई ऐसा नहीं था, बस हाँ भाई दिमाग में ये था कि मुझे मंच पे जाना है, तो पापा जी ले गए, चलो ठीक है। पहला गाना वही हुआ। मुझे उस टाइम पे जब मैं 6 साल की थी, एक ही गाना आता था बस, और 2-3 साल तक तो वही गाना रहा, क्योंकि पापा ने सिखाया नहीं था। ये बोल रहे थे अभी तुम छोटी हो, पहले पढ़ाई कर लो। तो मैं ज़बरदस्ती में, पापा मुझे चलना है, चाहे मुझे एक ही गाना है, लेकिन मुझे गाना है तो गाना ही है। तो फिर पहली बार जब गाना गाया था तो पब्लिक ने मुझे गोद में उठा के, छोटा सा बच्चा है, मुझे लड़का समझते थे क्योंकि बॉय कट थी, तो ये छोटा सा बच्चा है। उस टाइम पे मैं मतलब छोटे छोटे बच्चों को कोट पैंट नहीं आते, उनको पहन के गई थी, तो गोदी में उठा के डोलते थे कि हाँ भाई ये छोटा सा बच्चा है, इसको इतना मतलब इतना अच्छा गाया है इसने, ये है वो। तो मुझे डर लगता था कि मैं मतलब रोती थी मंच पे भी कि पापा मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, और ये मैं नहीं, मतलब मैं इनके बीच में नहीं जाऊँगी। तो फिर पापा ने भी हिम्मत दी थी मुझे कि हाँ अगर तुम स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रहे हो तो ये समझ लो कि हाँ हम अकेले हैं, सामने जो सुन रहे हैं उनको भूल जाओ, क्योंकि आप दिमाग से आउट हो गए। तो फिर उसके बाद मैं और भी काफ़ी प्रोग्राम हुए तो मैं गई, फिर पढ़ाई चलती रही मेरी कंटिन्यू। तो जिस टाइम पे मैं इनसे मिली थी उस टाइम पे भी मेरी पढ़ाई चल रही थी। उस टाइम पे मैं बस स्टार्टिंग से क्या था कि बाबा साहब की विचारधारा को समाज तक पहुंचाने का काम करना है, एग्जिट ये था बस, और कुछ नहीं था। म्यूज़िक के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। जब से इनसे मुलाकात हुई तो स्टूडियो आना जाना हुआ, वहाँ से पता चला कि म्यूज़िक का जुनून क्या होता है, और पढ़ाई के साथ साथ मतलब
इनकी फैमिली में सभी डॉक्टर हैं, तो मैंने 12th वैसे मैथ्स से की है, लेकिन मैं 12th के बाद डिप्लोमा करा मैंने और अब BSc MLT हो रही है, तो मेडिकल लाइन में गई क्योंकि सभी डॉक्टर है तो मैं भी मेडिकल लाइन में चली गई। इन्होंने मतलब सिकंदराबाद में मेरी पढ़ाई वहाँ से करवाई, तो फिर ये था कि हाँ भाई यार पढ़ाई तो ठीक है अपनी, लेकिन जो म्यूज़िक का है और जो समाज में मेरी पहचान बनी हुई है, चाहे वो छोटी सी हो, लेकिन बाबा साहब की विचारधाराओं के कारण मेरी आज मुझे समाज में जानते हैं, तो मैं वो छोड़ना नहीं चाहती। तो मेरा यही ड्रीम था जब मैं पढ़ाई करती थी, 10th हो गई और जब घर में होता है कि हाँ भाई 10th 12th हो गई, शादी की बात चलती है लड़कियों की, तो फिर इनसे मुलाकात होने के बाद पता चला कि रियली में म्यूज़िक क्या होता है। फिर ठान लिया था कि यही करना है अब और कुछ नहीं करना, तो दोनों ने साथ में मिलकर। त्रिशला जी, आपको इंस्पायर करने वाले निशान जी हैं। बिल्कुल, इन्होंने आपको बिल्कुल इंस्पायर किया। बिल्कुल, म्यूज़िक लाइन से मुझे बहुत इंस्पायर किया है इन्होंने, और आज मुझे जितना फेम मिल रहा है, जितना लोग जानते हैं, थोड़े जाने ज़्यादा जाने, इनकी वजह से है। अच्छा, पूरा क्रेडिट इन्हीं को दे देंगे। हाँ। नहीं, अब मैंने अपने ऊपर फोकस कम कर दिया ना, अब सारा फोकस। बिल्कुल, और मैं क्रेडिट देना भी चाहूँगी इनको, क्योंकि इनका ही है सब कुछ मेरे पीछे। इन्होंने मेरे लिए बहुत संघर्ष किया है, रियली बात है ये। थैंक यू। जैसा कि ना एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपके बारे में पता लगी कि आपके पास ना कोई फॉर्मल ट्रेनिंग है और आपको म्यूजिक जो था आपका बाय बर्थ था कि भाई मुझे बचपन से ही आता है। हाँ। लेकिन आपने मुझे पता लगा कि आपके जो गुरु हैं वो आपके हस्बैंड ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात सही है ना? बिल्कुल सच बात है। गुरु तो इन्होंने पापा है ना। नहीं, इंस्पायर करने वाले, इंस्पायर करने वाले निशान जी गुरु हैं। हैं, गुरु ये हैं। बाकी गुरु जी मेरे पापा हैं और मेरे पापा के भी गुरु हैं वहाँ से, अम्मी चंद बौद्ध, जो कि अब नहीं है। उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया है, बहुत ज़्यादा। पापा से बढ़कर भी उन्होंने इंस्पायर किया। फिर पापा ने इतना सपोर्ट किया, तो गुरु मैं उनको मानती हूँ। लेकिन हाँ, ये इंस्पायर करने वाले मेरी लाइफ में यही हैं। इन्होंने बहुत इंस्पायर किया है मुझे म्यूज़िक लाइन से। जैसा कि हमने जाना था कि आपकी एक मुलाकात पहले हो चुकी थी और आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा कि आपको एक दूसरे से मिलवाने के लिए कि भाई अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उस टैलेंट को जाकर उसको आगे परस्यू करो। तो घर वालों का काफ़ी योगदान रहा आपके इस करियर में। देन फिर आप लोगों का भी मिलना हो गया था। अब हम एक बात से आज पर्दा उठा ही देते हैं और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। बिल्कुल। हाँ, तो हम जानना चाहेंगे, आपकी परफॉर्मेंस रेगुलर चल रही थी, आप संगीत की दुनिया में आ चुके थे, तो आप ये बताइए कि आपने कब वो मोमेंट था जब आपने डिसाइड किया कि भाई एज ए लाइफ पार्टनर इस लाइफ को आगे बढ़ाते हैं? बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, बहुत सारे सामाजिक प्रेशर भी आया होगा। हाँ, बहुत आया है ना? समाज का एक प्रेशर ये भी आया होगा कि भाई लड़का करता क्या है, बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है। तो आज उन बातों पर थोड़ा सा खुलकर बात करेंगे। त्रिशला जी, ये बताइए, आपसे है ये सवाल मेरा। आपको मतलब कब एहसास हुआ कि ये वही इंसान है जिसके साथ पूरी जिंदगी आप बिताना चाहती है? ऐसा कब आपको महसूस हुआ, कब लगा ऐसा आपको? जब हमारा दूसरा शो हो चुका था। अच्छा। उसके बाद नंबर वगैरह मिला, तो फिर हमारा तीसरा प्रोग्राम भी हुआ था। वो काफ़ी दिनों के बाद हुआ था। नहीं, उसकी थोड़ी सी जो आपका सेकंड वाला वो हुआ था हाँ, शो, उसकी थोड़ी लोकेशन थोड़ा बताइए। वो अमीपुर में हुआ था। अच्छा, अमीपुर, ये हाँ, दनको ये जिला बुलंदशहर में। अच्छा, जिला हाँ, अमीनगर सराय है। लेकिन ये है ना, बिलासपुर सुना होगा आपने? बिलासपुर से, हाँ बिलासपुर सुना है। रघुपुरा सुना है? वो जिला बुलंदशहर में ही है। हाँ, जिला हाँ, बुलंदशहर में आता है। जिला बुलंदशहर। अच्छा, ठीक है। गाँव अमीपुर में हुआ था हमारा दूसरा शो। हाँ, फिर आपको कैसे? हाँ, तो वहाँ से मतलब इनके पापा जी ने नंबर दिया था इनको कि हाँ भाई इससे बात कर लेना, स्टूडियो बुलाओ अपना। पापा ने कोई मतलब गलत उससे नहीं दिया था। पापा ने बोला था कि वो एक डायरेक्शन के लिए दे दिया कि भाई हाँ, उनको दोस्त की direction बेटी है, हाँ। उसके भी एक दो गाने कराते हैं। हाँ, इसलिए- स्टूडियो से, जब अपना स्टूडियो है था, हाँ। मैंने इन्हें कॉल की। हाँ। मैंने सोचा कि कोई चलो करा देंगे। इन्हों का रिएक्शन ये था, अभी तो मेरे कार्यक्रम है, अभी तो मैं आ नहीं सकती। भाई मेरा काम थोड़ी है, काम तो तुम्हारा है, मैं तुम्हारे भले के लिए कॉल करता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने चलो दूसरी बार मैंने कहा एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, मैंने पूछ लेता हूँ, क्योंकि उस टाइम में थोड़ा फ्री था बीच में। मैंने कहा गाना रिकॉर्ड करना है एक, मतलब मैंने किसी को बोला कि मैंने कहा एक लड़की ये गाना गवाना है तो अपना वो उससे गवा लीजिए। तो मैंने फिर इन्हें कॉल किया, इन्होंने थोड़ा इग्नोर,
मैंने कहा तू अपना एटीट्यूड अपने पास वो मना इसलिए हुआ था ना कि हाँ भाई पापा से पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पापा रिकॉर्डिंग के लिए जाना है या नहीं जाना है, तो वो अंदर से हेजिटेशन हो रही थी कि पूछूं कैसे पापा जी से। तो मैंने इनको ये बोल दिया था ठीक है हाँ टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे, तो ये था। आपने कैजुअली ऐसे बोल दिया? हाँ ऐसे बोल दिया, लेकिन पापा जी से पूछने की हिम्मत नहीं रही मेरी कि पापा और रिकॉर्डिंग के लिए बुला रहे हैं क्या चले। और इनके पापा चाहते भी नहीं थे हाँ, कि ये स्टूडियो में गाए या फिर कुछ, क्योंकि पापा को भी स्टूडियो के मामले में इतना नॉलेज वगैरह नहीं थी, तो इसलिए पापा ने मना कर दिया। फिर दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी, तो इसलिए इनसे बोल दिया हाँ ठीक है टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे। लेकिन एक बार ये आ ही गए, हाँ, अपने आप आए, आ ही गए हैं। उन्होंने अपने आप कॉल की, फिर मैंने बोला कि मैंने कहा अभी मैं बता दूंगा, क्योंकि मैंने फिर पापा मतलब आपने एटीट्यूड दिखाया। वो ऐसा था ना, मतलब पापा को फिर मैंने हिम्मत जुटा के बताया था कि मैंने कहा पापा स्टूडियो चलना है, अगर मुझे इसी लाइन में जाना है तो फिर देखो कैरियर को तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो पापा से बोला, मैंने कहा पापा चलना है चलो एक बार मौका दे दो ना मुझे। तो पापा बोलते हैं पहले, पापा का यही था कि अभी तुम्हारी 12th नहीं हुई, ये है वो है। मैंने कहा पापा चलो। 12th हो तो गई थी नहीं उस टाइम पे नहीं हुई थी 12th नहीं। तो फिर उसके बाद हम स्टूडियो आ जाते हैं, तो मेरा पहला गाना हुआ था बाबा साहब का ही रिकॉर्ड, और वो सच में मतलब उस गाने को उस गाने को बनाते समय मैंने बोला कि ये तुम्हारा गाना वायरल होगा। हाँ, और वो गाना हम बैठे बैठे ऐसे ही उसके गाने का मतलब मैंने उसका वो बनाया कंपोज। मैंने एक टीके भाई हैं हमारे, मैंने कहा ठीक है, उस टाइम पर वो साथ ही रहते थे, मतलब स्टूडियो पे रहते थे। मैंने कहा इस कंपोज पर लिखो गाना चलेगा 100%। तो वो गाना मैंने कहा पहला गाना है त्रिशला का, वो क्या बोलते हैं कि मैं अपना एक नया चैनल बनाऊंगा बहुजन म्यूजिक फैक्ट्री के नाम से। अच्छा। गाने को मैं डालूंगा निशांत भाई। उस टाइम पे अपने को मैंने कहा मेरी आवाज में तो गाने वायरल चल ही रहे हैं, चलो कोई नहीं, मैंने कहा आप बना लो, चलो आप डाल देना। मैंने कौन सा गाना था? हमें संविधान चाहिए। अच्छा, हमें संविधान चाहिए। पहला गाना मेरा रिकॉर्ड यही हुआ था, हमें संविधान चाहिए। और रियली बताऊं वो गाना सच में, उस गाने को इतना लाड़ प्यार दिया था आप सभी ने, वो आज भी बहुत चलता है। और प्रोटेस्ट होता है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चलता है, और रैली वगैरह में, अप्रैल जयंती में तो बहुत वायरल है वो। सच में आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो त्रिशला जी, हमारे दर्शक अभी भी वही चाह रहे हैं पूछना, मतलब सवाल का अभी जवाब नहीं मिल पा रहा, मिला नहीं है कि देखो मैं क्लियर आपको बताता हूँ कि दर्शक यही चाहते हैं हमारे जितने भी हैं कि आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी। सबसे पहले तो आप ये बताइए। हमारी लव मैरिज थी। अच्छा, लव प्लस अरेंज थी। अच्छा, लव प्लस अरेंज थी। तो पहले आप दोनों पहले क्लियर कर लो, लव थी या लव प्लस अरेंज? लव प्लस अरेंज थी। पहले लव हुआ तभी तो अरेंज हुई। ओके, तो थोड़ा सा उसको अब डिस्क्राइब करिए, थोड़ा बताइए विस्तार से। तो घर वालों का सपोर्ट इसमें कितना मिला या नहीं मिला, या क्या समस्याएं आई? मैंने विदाउट हेजिटेशन, मतलब कभी डायरेक्टली घर पे नहीं बताया। अच्छा, इनों का घर आना जाना लगा होता था। तो जो बुआ है हमारी, बुआ एक हमारे पास ही रहती है। अच्छा, और बुआ आई हुई थी सारी उस टाइम पे, शायद आवास पे ही वहाँ, हाँ, शायद घर गांव की बात है। अच्छा, इनों का सूट था उस टाइम पर, ये संविधान चाहिए। तो उसके बाद भी काफी सूट्स हुए। तो बुआ कह रही है तेरे को शायद मुझे लगता है कि लड़की पसंद है। अच्छा। लेकिन हालांकि ऐसा था कुछ नहीं। मतलब बुआ ने जस्ट प्रिडिक्ट किया कि हाँ कि आप तुझे शायद ये पसंद है। फिर चाची बोलने लगी देखे तुम दोनों ठीक लगते हो। अच्छा। मैंने कहा यार, फिर मैंने सोच विचार करा, मैंने कहा यदि शादी हो जाएगी, मतलब मैंने कहा शादी हो जाएगी तो एक तो अपना सेम प्रोफेशन, हाँ सेम प्रोफेशनल, और मेडिकल लाइन में डाल देंगे। जो हमारे घर पूरी फैमिली मेडिकल से बिलोंग करते हैं तो इसको भी करा देंगे। और दूसरा अपना अर्निंग सोर्स भी बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टूडियो में हम फीमेल सिंगर बाहर से हायर करते हैं, हमारे पास हो जाएगी खुद एक। तो वहाँ से अपना धीरे धीरे ऐसी धीरे धीरे दोस्त मैंने बनी। सोच लिया, ये धीरे धीरे दोस्त बनी। और फिर एक बार मैंने इनसे पूछ लिया कि मैंने कहा यदि आपकी शादी के लिए आपको आपके घर वाले लड़का देखेंगे तो आपको कैसा लड़का चाहिए? हाँ, फिर मैंने अब बोलना मत। नहीं कोई मौका नहीं भाई, देखो जो सच बात है वही बोलूंगी मैं। मौका मिलेगा। तो इन्होंने बोला कि
मेरे को ऐसा लड़का चाहिए कि शादी के बाद ना ही तो वो मेरी सिंगिंग बंद कराए, और जो मैं ये बाबा साहब के मिशन के मैं कार्यक्रम जो करती हूँ ना ही वो बंद कराए, और म्यूजिक डायरेक्टर हो तो और अच्छी बात है। अच्छा हाँ मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टली वो आपको हाँ। अप्रोच कर रही थी, हैं? मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो। तो फिर इन्होंने मुझसे बोला क्या अगर बोला? अगर वो आपके पापा के दोस्त का ही लड़का हुआ तो चलेगा। अच्छा तो फिर मैंने फिर थोड़ी देर मैं सोचती, वही स्माइल वाली थिंकिंग आ जाती है, मैं हंसती रही, मुस्कुराती रही, पड़ी फोन में देख के, मैसेज देख के। तो मैंने कहा हाँ ठीक है यश। तो फिर वहां से अपना अच्छा वहीं से अप्रूवल मिला फिर हाँ। आपकी तरफ से अप्रूवल मिला ना? हाँ। अप्रूवल आपकी तरफ से मिला था। प्रपोज लेकिन ये बताते नहीं थे, बात ये थी, नहीं, इन्होंने नहीं। बताया नहीं। मतलब अप्रूवल आपकी तरफ से मिल गया, तब उसके बाद तो फिर हाँ, मैंने उसके बाद तो घर में फिर डिस्कशन अपना- हो गया होगा ना? हाँ। घर में डिस्कशन, हाँ बाद में फिर बाद में पहले हम तो दोनों घर के में बीच, सबसे पहले किसने बताया? घर में इन्होंने बताया था, मैंने घर में बाद मतलब बताया नहीं था। वो खुद ही अच्छा, समझ अपने आप गए ही थे, समझ अपने गए। आप ही समझ अच्छा, गए मतलब थे। घर वाले अपने आप समझ गए कि I हाँ। think they both are in लेकिन love। पापा मेरे जो थे वो एग्री नहीं थे और दादी एग्री नहीं थी, लेकिन बाद में पापा कहते कोई नहीं, लड़की तो ठीक है, हमें तो लड़की से मतलब है। नहीं तो पापा को लड़की मनाया में होगा से ना लगा। आपने, किस तरह से मनाया, नहीं, कैसे, ना, या अपने आप ही मान गए? मैं बीच में बोलने लगा कि मैंने कहा मम्मी जहाँ घर वाले, जहाँ आप लोग बोलोगे शादी में वहाँ करूंगा, ऐसा नहीं है कि हाँ। कोई ये परेशानी तो कॉमन डायलॉग होता है लड़कों का। नहीं। हाँ। लेकिन मम्मी का क्या था, मम्मी का भी तो एक था ना भैया, हाँ। मैंने उस लड़की से वादा कर दिया अच्छा शादी होगी तो तेरे से होगी, गलती से उसकी शादी कहीं और होगी और तूने शादी कहीं और कर दी, और उसको गलती से कोई ऐसा लड़का मिल गया जो उसको परेशान करे तो तेरे को जिंदगी भर कोसेगी। अच्छा तो तिशला जी इनकी मदर ने आपसे बात हुई थी उनकी इस हाँ बारे में? हाँ, पहली बार जब मम्मी से इनसे मैंने नंबर लिया हाँ था। मैं बताता हूँ ना, ये बटरिंग करने में आज हाँ। अच्छा देखो ये लड़का तो ठीक है, लड़का तो मान गया है ना, ये तो मान गए थे कि हाँ भाई प्यार है, शादी करेंगे, हम दोनों के बीच बात हो चुकी थी। मेनली बात था कि फैमिली में जगह कैसे बनानी है। मैंने बोला, मैंने कहा तुम मेरे घर वालों से बात कर लो, मना हाँ। लो तुम। और तो भी अच्छी इन्होंने बात सबसे है, पहले मेरी मम्मी को अपने अंडर में लिया, अच्छा फिर मेरी बहन को लिया, अच्छा फिर धीरे धीरे पापा को भी। और सबसे पहले इन्हों का वो कुछ दिन बात की, फिर मम्मी से बोलते आंटी मैं आपको मम्मी जी बोल दिया करो। पापा को अंकल को पापा जी बोल दिया करो। अच्छा तो मम्मी ने बोला कोई नहीं पापा बेटा, जी के बोल लिए तो दिया नहीं करो। बोलती थी मैं पापा, लेकिन हाँ मम्मी के लिए मम्मी बोलना स्टार्ट कर दिया था मैंने। मतलब घर वाले फिर अपने आप समझ ही जाते अपने हैं। आप समझ तो जाते वैसे हैं। भी फिर जब आप दोनों ने एक दूसरे को अप्रूवल दे ही दिया तो फिर तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगा ना अप्रोच। हम दोनों ने दे दिया तिशला था। जी ने बहुत अच्छा अप्रोच किया, पहले मम्मी को अप्रोच किया, फिर देखो पहले तो फैमिली है, सही बात हाँ, और ये तो हम दोनों के बीच तो बात चल ही रही थी कि हाँ भाई साथ रहना है, शादी लेकिन करनी है। इनके घर वाले लास्ट टाइम तक भी एग्री। लास्ट टाइम तक मेरे घर वालों से, मतलब मेरे घर की तरफ से बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, और शादी के लिए मेरी मम्मी बिल्कुल एग्री नहीं थी। अच्छा क्योंकि जब मैंने घर पे बताया था कि मुझे निशान जी से शादी करनी है, तो मम्मी बोलती है कि नहीं वहाँ नहीं होने दूंगी, एक रिश्ता देखा है वो सरकारी जॉब करता है। अच्छा तो वही दिमाग में होता है ना कि वो हाँ बस government सरकारी देखना है अपनी हाँ, लड़की वो के लिए, उन्होंने कई बार बोल भी दिया था लेकिन कि- मैंने ये बोल दिया था कि नहीं भाई मुझे तो यही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। क्या फायदा मैं सरकारी नौकरी वाले से शादी कर लूंगी, मैं उसके साथ खुश नहीं रहूंगी, जहाँ मेरी खुशी है वहीं। तो मेरे पापा ने बोला था कि मेरे पापा ने पहले बोल दिया था जब मैं 10th 9th में थी कि जिस दिन तुम कामयाब हो जाओ उस दिन मुझसे सर उठाकर बोल देना कि पापा मुझे उससे शादी करनी है, तो मैं तुमसे शादी करवा दूंगा, लेकिन कामयाब होने के बाद। लेकिन जब मैंने बोला था तब तक मैं इतनी कामयाब नहीं थी, आज भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बोल ही दिया। मैंने कहा पापा मुझे शादी करनी है, कराई दो अब तो इनसे ही करनी है और किसी से नहीं करनी। तो फिर पापा ने सोच विचार किया, पापा ने चाचा जी से बात की, मेरे एक चाचा हैं छोटे वाले जो अब नहीं है मेरे पास, तो उनसे बात की, चाची एग्री थी, चाचा जी भी एग्री थे, मेरी बस मम्मी एग्री नहीं थी। बाकी मेरी जो रिश्तेदारी है ना कि कोई भी एग्री नहीं था इनसे शादी करवाने के लिए, कि ये था कि हाँ वही गवर्नमेंट चाहिए, सरकारी नौकरी वाला चाहिए। तो वही बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे नोक झोंक हुए। मैंने एक टाइम ऐसा भी आया कि चलो कोई ना, मैं तो फिर डिसएग्री हो गया, तो मैंने कहा तुम घर में कोई दिक्कत वही नहीं हो रहा था क्या, क्योंकि उस घर में रिलेशन बनाना भी तो बहुत मुश्किल है कि कोई मेरे को पसंद नहीं करता। हाँ
वही तो, इसी वजह लेकिन से तो। हाँ, लेकिन पापा ने और चाचा लेकिन ने इनों के और चाचा चाची जो थे वो सपोर्टिव थे। चाचा अब इनों के एक्सपायर हो गए वो लास्ट ईयर, लेकिन चाचा और चाची से मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी। हाँ, तो उन्होंने ही फिर बात आगे बढ़ाई थी। हाँ, तो फिर उनकी मेन रीजन यही कि हाँ भाई उनकी वजह से हमारी शादी हुई। शादी काफी दिन तक तो ऐसा रही कि इन्होंने अपने घर बता दिया, मैंने अपने घर बता दिया। अब लेकिन इन्हों के घर वाले कैसे बात करें, वो हमारे घर बात नहीं करना चाहते। हमारे घर वाले का कहना ये था कि हम तो लड़के वाले हैं, पहले लड़की की तरफ से आएंगे। हाँ, तो थोड़ा ईगो वाला वहाँ तक काफी दिन तक लेकिन चलता रहा। हाँ, लेकिन मैंने जबरदस्ती कर ली थी। अच्छा, इन जब हमारी बात होती थी तो ये बोलते थे कि अगर तुम्हारे घर वाले नहीं आएंगे तो फिर मेरा रिश्ता और कहीं हो जाएगा, लेकिन ये मंजूर नहीं था। तो तो फिर इन्होंने बोला कि जल्दी जल्दी अपने घर वालों को भेजो, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम आ पापा ने जाएगी। बोल दिया था कि अब शादी करेंगे भाई। हाँ, इनकी फैमिली ने बोल दिया था कि अब अकेले हैं घर में, तो शादी करनी है, एज भी हो रही है, तो फिर एज तो नहीं है अभी भी। एज तो नहीं है हाँ। अभी एज तो हाँ, नहीं है। मतलब फैमिली मैं बताता हूँ कि मैं अकेला था। अकेले थे। मेन ये था अकेला है। हाँ, कि अब जो हमारे दादाजी थे वो एक्सपायर हो गए थे। अब और 4 दादा थे हमारे, मतलब दादा के जो 4 भाई थे। दो दादा एक्सपायर हो गए थे, 2 नहीं 3 ही हो गए थे, एक ही बचे थे। अब पापा वगैरह सब भाई जब तक ये बड़े बूढ़े हैं, जब तक इनके सामने शादी हो जाए तो सभी की। अब मोस्टली हमारे जो मेरा परिवार है ना, जो मेरी उम्र के थे सबकी शादी कर दी। अब पापा सबको होस्ट करते हैं पूरे परिवार को। हाँ, मतलब पहले ये रहता था कि भाई दादा दादी के सामने सारी चीजें हो जाएं। हाँ, दादी अभी भी सारी है। और जिस टाइम पे रिश्ता लेकर आए थे उस टाइम पे मैं इन्हीं के घर पे थी, रिकॉर्डिंग करने के लिए आई थी। नहीं, उस टाइम पे कार्यक्रम में थे 14 अक्टूबर। हाँ, लेकिन शाम को घर आ गए थे हम। शाम 14 अक्टूबर को जब मैं कार्यक्रम कराते थे सिकंदराबाद में, हाँ, उसी कार्यक्रम में सारे लोग आए थे। हाँ, उसी कार्यक्रम में मेरी फैमिली आई थी। ये मतलब इनके यहाँ पे प्रोग्राम होता था 14 अक्टूबर का, तो मुझे बुलाया था। पहली बार मैं वहाँ आई थी, मन साझा किया था मैंने, तो मेरी फैमिली आई थी। तो इन्होंने बोला था कि फैमिली को भी लेके आना, तो पापा जी ने बात की, इनके पापा जी ने, कि फैमिली को लेके आना है मेरे पापा से। तो हम आए थे, तो फैमिली वहाँ पे बैठी थी साथ में, और जब थोड़ी थोड़ी बातें हुई थी फिर उसके बाद फिर भी कोई वो नहीं था इंटेंशन कि हाँ भाई मेरे घर वाले जाएंगे शादी की बात करने के लिए, लेकिन हो गई, फिर भी हो गई बाद में। हाँ, फिर एंगेजमेंट भी हो गई, एंगेजमेंट भी हो गई जल्दी। तो निशान जी, अब तो फैमिली वाले काफ़ी प्राउड फील करते होंगे आपके ऊपर। मेरे ऊपर तो करते हैं, थ्रिसला के ऊपर मेरे से ज्यादा करते हैं मेरी फैमिली वाले। नहीं, मैं उधर की तरफ से बात कर रहा हूँ कि जो आपको मना कर रहे थे कि भाई हम उस घर में शादी नहीं करेंगे। हाँ, आज वो खुश हैं। आज वो खुश हैं। हाँ, यानी कि सक्सेस हैव मैनी फादर्स। क्योंकि क्योंकि आज आप सक्सेस हो। हाँ, इसी वजह से बस। हाँ, क्योंकि भाई देखो, अब मैंने तो फैमिली को बहुत ही ज़्यादा मनाया, लेकिन माने नहीं, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, आज सभी खुश हैं। मेरी रिश्तेदारी में भी बुआ फूफा जी और चाचा चाची तो पहले ही थे, अब मम्मी भी इतनी खुश रहती हैं कि हाँ मेरी बेटी खुश है, तो सभी खुश हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं। बस दुखी सब इसी वजह से होते हैं कि हम किसी के में जा नहीं पाते ना। हाँ, टाइम नहीं दे पाते, टाइम नहीं। अच्छा, हम काम में बिजी रहते हैं, ये काम में बिजी रहते हैं, मैं भी पास रहती हूँ स्टूडियो में, तो फैमिली कॉल करती रहती है कि हाँ भाई निशान जी तुम आते नहीं हो घर पे, और तुम बात भी नहीं करते हो, तो इस बात से दुखी हैं कि हाँ भाई कभी कभी ये भी दुखी हो जाती है कि आप स्टूडियो से घर नहीं आते। क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि आपकी फैमिली भी आपको, जैसे हम लाइव में आके जुड़ते हैं, आपकी फैमिली भी वैसे ही जुड़ती है। और वो आपसे कहती है कि भाई आप हमारे लिए समय नहीं निकालते हो। क्योंकि लास्ट टाइम आपकी शायद सिस्टर बोल रही थी आपसे कि मैं इतने टाइम से कॉल कर रही हूँ, आपके पास समय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि समय का अभाव है, मतलब समय की वजह से ही हम टाइम नहीं दे पाते किसी को भी। क्योंकि आज भी पता है, आज भी मेरे वहाँ से कॉल आती है मायके से कि निशान जी रुकते नहीं है यहाँ पे और आते नहीं है। फिर मैं उनको समझाती हूँ कि भाई काम में इतना बिजी है, यही सीजन चल रहा है, यही ठीक है, अपना मौका है कुछ करने का, तो भटकना नहीं है। ये तो रिश्तेदारी जिंदगी भर चलेंगी, जाते रहेंगे, मिलते रहेंगे। आपके पास 4 से 5 साल हर इंसान को लाइफ में एक मौका मिलता है कि वो सक्सेस हो सकता है। बिल्कुल। अब ये तुम्हारा ऐसा पीक टाइम चल रहा है कि हाँ तुम इसमें सक्सेस भी हो सकते हो और तुम अपने आप को यहीं गवा भी सकते हो इस मौके को। बिल्कुल। तो वो मैं उसमें लगा हुआ हूँ कि सक्सेस होना है। तो इसीलिए मैंने कहा
इस टाइम की बाहर वजह से चीज़ कभी बाद कभी में। मैं भी इरिटेट हो जाती हूँ भाई, 4-4 5-5 दिन हो जाते हैं कि मैं तुम घर नहीं आ रहे हो, टाइम नहीं दे पा रहे हो। लेकिन हाँ फिर अगर 5 मिनट का भी समय मिलता है, टाइम मिलता है, फिर तो मैं- उसमें भी खुश हो जाती हूँ मैं। फिर मैं ऐसे समझाता हूँ, मैंने कहा ये समय है थोड़ा अभी। अच्छा, जब मैं रिकॉर्डिंग में होती हूँ, इनके साथ रिकॉर्डिंग होती हूँ, तब पता चलता है कि मुझे हाँ भाई कितनी मेहनत करनी होती है। क्योंकि घर बैठे बैठे तो हर कोई फोन हाँ, पे बिल्कुल, बोल देता है कि हाँ भाई तुम घर नहीं आते, ये नहीं करते। लेकिन जब मैं स्टूडियो जाती हूँ, पूरी पूरी रात निकल जाती है। मैं भी रिकॉर्डिंग करते समय मेरी रिकॉर्डिंग करवाएंगे, ये काम करेंगे, पूरे दिन रात सिस्टम पे बैठना, एक ही चेयर पे बैठे रहना, वहां समझ आता है कितना संघर्ष है, कितना। और अकेले होने के बावजूद भी पूरी फैमिली को चलाना, घर भी देखना, काम भी देखना, सब कुछ हैंडल करना, तो कितना मुश्किल हो जाता है। तो फिर अगर 5 मिनट का भी समय मिलता है तो मैं उसी में खुश हो जाती हूँ। ठीक है, 5 मिनट का समय मिल रहा है, उसमें हैप्पी हूँ मैं। अब खुशी रहना 5 मिनट। त्रिशला जी, जैसे एक सामाजिक धारणा होती है कि बेटी की शादी हो, दूसरे घर जाए, उसके फैमिली की टेक केयर करे, उनका किचन संभाले और उनके घर की सारी जिम्मेदारियां वो खुद ले ले। वहीं दूसरी तरफ हम आपको देख पा रहे हैं कि आप उस चीज़ को आज भी कर पा रहे हो जो आपने कभी अपना सपना देखा था, और उसको अचीव भी आपने किया है। देखो, सबसे पहली बात होती है फैमिली। शादी से पहले जो मुझे इनकी फैमिली से प्यार मिलता था, शादी के बाद उससे दुगना तिगना प्यार मिला। और मम्मी पापा इतने सपोर्टिव हैं। मम्मी पापा ने ये बोल रखा है कि तुम घर की टेंशन मत लो दोनों, तुम अपना बिजनेस संभालो, अपना काम देखो, घर के लिए हम बैठे हैं। हालांकि मम्मी पापा डॉक्टर होने के बावजूद भी मेरी जिम्मेदारी मम्मी संभालती हैं। अगर मैं रिकॉर्डिंग के लिए जा रही हूँ तो सारा काम मम्मी करेंगी, मतलब सारा घर देखेंगी मम्मी। और हमारे लिए टाइम पे चीज मिल रही है कि हाँ भाई बच्चे काम करके आ रहे हैं तो खाना, सब कुछ देखना। मैं सच में धन्यवाद करना चाहूँगी मम्मी पापा का, जो मुझे इतना सास ससुर के रूप में एक माँ बाप मिले। और सबसे ज्यादा मतलब इनके फैमिली, मुझे पापा से बहुत लगाव है। क्योंकि एक तो होती है ना कि बेटी पापा की ज्यादा लाडली होती है, बेटी पापा की परी होती है। परी होती है। तो मैं पता है अपने आप में मतलब ये है कि हाँ भाई मुझे मायके में मेरे पापा से प्यार मिला, लेकिन मैं ससुराल में आने के बाद मुझे मुझे मेरे ससुर जी ने ऐसा प्यार दिया कि मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया कि मैं इसका ससुर हूँ। मुझे बेटी की तरह ट्रीट करना, बेटी की तरह समझाना, बेटी की तरह रहना, ना कोई घूंघट ना कोई पर्दा, बिल्कुल एकदम फ्रीडम, आज़ादी की तरह रहना। और मम्मी मैं इन दोनों के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और दिल से धन्यवाद आप दोनों का, आपने मुझे इतना समझा और इतना सपोर्ट किया। और आज हम जो भी कुछ कर पा रहे हैं उनकी बदौलत है। क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो फिर फैमिली में ही फंसे रह जाते कि हाँ ये घर देखो और अपना रसोई देखो, ये सारा सामान देखो। लेकिन नहीं, मम्मी पापा एजुकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। शादी के बाद मुझे 1% भी दिक्कत नहीं। दिक्कत मुझे ही आती है कभी कभी। आपको क्या आती ये है? पापा जी बता दीजिए। पापा मम्मी से कभी कभी जब मैंने इसको डांट दिया स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करवाते टाइम, जी। मैंने डांट दिया, मैंने कहा ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे। तब ये घर आ गए, वहां से गुस्से में आए थे, कह दिया अब मैं गा ही नहीं रही, बुला लो किसी और को गवाओ उसे, चलो अब मैं नहीं गानी। अरे वहां से आ जाती है। अब घर पे पापा फिर मेरी डांट लगाते हैं मुझे। अच्छा हाँ, गलती अगर मेरी भी होगी ना तो भी डांट इनको खानी पड़ेगी, और गलती इनकी होगी तो भी डांट इनको खानी पड़ेगी। क्योंकि पापा मेरी साइड रहते हैं हमेशा, मम्मी पापा मेरी साइड रहते हैं, इनको ही धमकाते रहते हैं कि हाँ भाई तू यहाँ गलत है, तू यहाँ गलत है, ये सही है यहाँ पे। मैं गलत होने के बावजूद भी ये सही है यहाँ पे, तो ये है इनका। जब मेरे में डांट लगती है ना तो किचन में जब होती है तो वहां से फिर मेरी तरफ ऐसा और करती है। अच्छा, मतलब आपको चिढ़ाती है। तो किचन में खाना आप ही बनाते हैं? क्योंकि हमने देखा है आपको, वो स्टूडियो वो अलग अलग आपका वो स्किल है आपका। हाँ। नहीं, आना चाहिए। नहीं, ये ना थोड़ा जब कोई व्यक्ति पूरा दिन, मान के चलो मैक्सिमम 14 से 15 घंटे एक ही जगह बैठा हुआ है सिस्टम पे हो। तो अभी आप मेरा मूवमेंट भी देख रहे होगे मेरे पे, या तो मैं ऐसे और या फिर ऐसे, मतलब मैं मूवमेंट लेता रहता हूँ। राइट। तो उसी वजह से ना बोर हो जाते हैं जब काम से, तब कुकिंग में मेरा बहुत अच्छा मन लगता है। तो मैं कभी कुछ और मेरी हेल्प करते हैं जो स्टूडियो में मेरे साथ ही रहते हैं। तो त्रिशला जी सबसे अच्छा क्या बनाते हैं?
सबसे अच्छा आलू दम की सब्जी आलू की सब्जी। और चावल बहुत टेस्टी बनाते हैं। जब मेरा चावल खाने का मन करता है ना तो मैं इनसे बोलती हूँ चावल बना दो। चावल वो फ्राई वेजिटेबल फ्राई पुलाव Vegetable पुलाव पुलाव, वेजिटेबल पुलाव। तो मेरा कभी कभी खाने का मन करता है तो मैं बोलती हूँ यार आज पकौड़ी बना अच्छे दो। बनाते हैं। पकौड़ी नहीं, कुक बहुत अच्छी करते हैं, कुछ भी हटा लो, सिर्फ रोटियों को छोड़ के। रोटियां में बनाना रोटियां तो वो भारत के नक्शे बन जाते होंगे ना। हाँ वो एक कोना टेढ़े-मेढ़े हो इधर जाते टेढ़े, हैं लेकिन हाँ मतलब कुक बहुत अच्छी करते हैं, बहुत आना चाहिए, आजकल तो बहुत जरूरी है। मुझसे ज्यादा बेस्ट करते हैं। कुकिंग तो बहुत जरूरी है, वेरी बिल्कुल। तृष्णा जी, जैसे हम आपसे बातें कर रहे हैं और आपकी बातों में साफ नज़र आ रहा है एक महिला सशक्तिकरण जी की हम बात करते हैं, वो केवल कागजी बात नहीं है, वो आपने प्रूव भी किया है। आपको शुरू से आज़ादी चाहिए थी, वो आपके पास है। आपको जो जीवन में करना था वो आज आप कर पा रहे हो। इवन फैमिली को भी उतना ही सपोर्ट आप कर रहे हो जितना आप एक अगर आप एज ए होम मेकर होती तब भी कर पाती। तो जो ये महिला सशक्तिकरण इतना हुआ और आपको इतनी प्रेरणा मिली, तो वो प्रेरणा के स्रोत आपके जीवन में कौन है? प्रेरणा स्रोत शादी से पहले तो मेरे पापा ही रहे और शादी के बाद इनकी फैमिली, क्योंकि शादी से पहले तो चीज़ें समझ नहीं आती, क्योंकि अपने मायके में तो कुछ भी करो, कैसे भी रहो, लेकिन यहाँ पे भी शादी के बाद रहना हम अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, फ्रीडम की तरह रहते हैं। लेकिन हाँ, जैसे मुझे फ्रीडम मिलती है शादी के बाद, होती है कि महिलाओं को शादी के बाद सिर्फ घर के कामों में ही व्यस्त रखा जाता है। लेकिन मैं जैसे समाज में अपना गीतों के माध्यम से गाना गाती हूँ, तो गाना गाते समय मतलब बताती हूँ कि हाँ भाई समाज हमारा जागरूक होना चाहिए, महिलाएं जागरूक होनी चाहिए। जैसे मैं इस समाज में आगे बढ़ रही हूँ, ऐसे ही मेरी तरह कितनी लड़कियाँ, कितनी महिलाएं आगे निकल के आएँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि चार दीवारी में रहकर ही सब कुछ किया जा सकता है, बाहर निकल कर भी दुनिया देखी जा सकती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मुझे फ्रीडम मिलती है और जैसे मैं समाज को दिशा देने का काम करती हूँ अपने विचारों के माध्यम से, और तो मैं यही चाहती हूँ कि सभी महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, क्यों, ताकि वो अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकें, सर उठाकर बाहर निकल सके, वो अपनी पहचान समझ सके, हमारी पहचान क्या है, बाहर निकलने से पता चलेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सभी से कि फ्रीडम की तरह रहो, मस्त रहो, आज़ाद रहो, क्योंकि शिक्षित रहना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे मस्त है एजुकेशन। बिना एजुकेशन के तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। यदि एजुकेटेड नहीं हो गए तो फिर वही घूंघट पर्दा, हाँ, ये सब फिर ऑर्थोडॉक्स माइंड, वही पुरानी सोच, बिल्कुल। उसी को से तो हटना है, उसी को तो एक फेमस डायलॉग है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का आपके जीवन पर क्या प्रभाव है? क्या आपने उनसे सीखा और क्या आप उनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया कि आज आप इतना अच्छा जीवन में कर पाए? सबसे पहले मैं उनको नमन करती हूँ, उनके संविधान को नमन करती हूँ, और सबसे पहले उनके लिए मैं जय भीम बोलना चाहती हूँ सभी के लिए, क्योंकि आज इस पॉडकास्ट में हम बैठे हैं, इस चेयर पर आज मैं बैठी हूँ, आप सभी के सामने मैं बोल पा रही हूँ। एजुकेशन मिली मुझे तभी तो मैंने बोल पा रही हूँ, और वो एजुकेशन किसकी बदौलत मिली? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से, क्योंकि उनका संघर्ष हमारे जीवन में इतना रहा है ना, वो हमें बनाने के लिए खुद कुर्बान हो गए, क्योंकि हमको इंसान बना दिया, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी ऐसी जी है कि अगर उनकी ज़िंदगी पर पर्दा डाला जाए तो फिर आंखों से आंसू आते हैं। तो उनका जो संघर्ष है हमारे लिए बहुत मायने रखता है। उनके संघर्षों को हमको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका संघर्ष हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, भारत का संविधान हमें दिया, सारे राइट्स दिए, फंडामेंटल राइट्स दिए, और इतनी सारी मतलब सुविधाएं, इतना फ्रीडम महिलाओं के लिए हिंदू कोड भी लेके आए, सबसे बिल्कुल महत्वपूर्ण। बिल्कुल। तो मैं बाबा साहब बस यही कहना चाहूँगी कि बाबा साहब को समझो, बाबा साहब को पढ़ो कि बाबा साहब कौन चीज़ थे, तभी जान पाओगे, और उनके संघर्ष को समझोगे तभी संघर्ष जिंदगी में कर पाओगे। उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। आज देश पूरा विश्व संविधान के कारण चलता है, और बाबा साहब की बदौलत है आज हम इस ऊंची शान से जीते हैं, अपने ऐशोआराम की जिंदगी जीते हैं। तो मैं उनके लिए सबसे ज्यादा हक और अधिकारों की बात यदि संविधान में किसी के लिए की गई है तो महिलाओं के लिए। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि महिलाएं मोस्टली बाबा साहब को ना ही मानती और ना ही जानती हैं, जबकि जानना चाहिए। हाँ, सबसे पहले तो जानना जरूरी है, उसके बाद फिर मानना। जो कि मैंने देखा भी है कि आप जहाँ भी अपना
अपना एक रंगमंच जो होता है वहाँ प्रस्तुतियाँ देते हैं, तो आप मैक्सिमम महिलाओं से बात करती हो और बाबा साहब के बारे में अपने गीतों के माध्यम से उनको अवेयर करने का काम करते हैं। बिल्कुल। तो हम जैसे गाना गाते हैं तो महिलाओं से क्वेश्चन करते हैं कि हाँ बाबा साहब कौन थे, उनको नहीं पता रहता। फिर हम विस्तार से बताते हैं कि बाबा साहब ने तुम्हारे लिए ये किया था, हमारे लिए वो किया था। पहले हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, बाबा साहब ने हमको आज़ादी दिलवाई, और पुरुषों से कंधा मिला करके चलने का अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया महिलाओं को। तो फिर हम उनको बताते हैं अपने गीतों के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से कि बाबा साहब के संघर्ष बहुत हैं हमारी लाइफ में। तो यही है। तो अभी थोड़ा सा काफ़ी आपके संघर्ष की बातें चल रही हैं, तो कुछ लोगों ने मेरे से पहले रिक्वेस्ट भी की थी, क्योंकि लोगों को पता था कि आप हमारे चैनल पर आएंगे, कि जब मैम आएँ तो हम उनसे कुछ लाइव में सुनना भी चाहेंगे। अच्छा। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप, अगर बाबा साहब की ही बात चल रही है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ गुनगुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना पहला गाना गुनगुनाना चाहूँगी जो मैंने सबसे पहले मंच पे शेयर किया था 2010 में। सबसे पहला गाना वही आता था मुझे, उसकी 2 लाइन सुनाना चाहूँगी। बाबा की देखी तस्वीर मेरे दिल में बसगी, बाबा की देखी तस्वीर मेरे दिल में बसगी, 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 बाबा की देखी तस्वीर मेरे दिल में बसगी। ये गाना मेरे पापा ने लिखा था, और बाबा साहब की तस्वीर को देखकर ही मैंने सोचा था भाई गाना गाना है, तो पापा लिखो गाना। पापा जी ने बैठ के ये गाना लिखा था, तो यही गाना। एक और गाना है जो आपका बहुत हिट है जी, और बहुत चला है और बहुत लोग सुनते हैं उसको, जो कि शायद आपका भी फेवरेट है, वो जी, आला बाबा साहब हाँ का। बिल्कुल। तो वो काफी चला है, इनफैक्ट मैंने भी बहुत सुना है वो गाना, और उस पे वीडियो भी वायरल सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा बिल्कुल, चला है आपका। वीडियो। तो एक बार दर्शकों को, हमारे को एक बार वो गाना और आप प्लीज वो आला जब मैंने लिखा था जी, वो जी। मैंने खुद लिखा था, अच्छा, और रिकॉर्ड इन्होंने करवाया था म्यूजिक स्टूडियो से हमारी। रिकॉर्ड मैंने नहीं कराया था, उसका जो म्यूजिक दिया था मेरे गुरुजी ने। हाँ, अच्छा, सैफ जो भाई सैफ ने। सर है, सैफ खान म्यूजिक, सैफ म्यूजिक स्टूडियो पलखुआ से, ओके। उन्होंने वो रिकॉर्ड किया था। मेरे को मैं इन्हों को लेकर आया था यहाँ पर। हाँ, जो वो रिकॉर्ड, हाँ, तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो 2 और लाइन। उसकी वीडियोस भी काफ़ी वायरल होती हैं। तो मैं 2 लाइन सुनाना हाँ, चाहूँगी। 2 लाइन। हे भारत के भाग्य विधाता, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम, बाबा साहब अम्बेडकर जी, बाबा साहब इतने महान, थोड़ा जीवन परिचय कर लें, सुन लो देकर अपना ध्यान, त्रिशला बौद्ध तुमको समझावे, ना मिटने देंगे हम संविधान, जय हो भीमराव अम्बेडकर। ये इसकी स्टार्टिंग है। बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छी लाइनें हैं इसकी, और इसकी जो लाइनें हैं बहुत ही प्यारी। त्रिशला जी, जैसा कि अभी आपने यहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस भी हमें दिया, मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि अभी तक हम यूट्यूब के माध्यम से आपको देख रहे थे, कोई लाइव शो में भी मैं नहीं जा पाया था आपके, और इवन मतलब ऐसा लग रहा था कि हम आपको लाइव किसी परफॉर्मेंस और किसी मंच पर आप गा रही हैं और वहाँ बैठकर सुन रहे हैं। मतलब मेरे दिमाग से सब चीज़ें निकल गई थी कि हम कोई आपसे बातचीत भी कर रहे हैं। तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा आपके, और आगे भी हमारा सपोर्ट आपको इसी प्रकार मिलता रहेगा, हमारे दर्शकों का भी। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया आपका। जी, धन्यवाद। निशान जी, अब मैं आपसे कुछ सुनना चाहूँगा क्योंकि त्रिशला जी का तो मैंने काफ़ी सुना है, बट आपको मैं इतना नहीं सुन पाया, लेकिन अब जब आप अपनी जर्नी बता रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा कुछ हमें काफी सॉन्ग्स ऐसे हैं ना जो मैंने गाए भी हैं जी, तो लोगों को पता ही नहीं कि मेरी आवाज है। वही हाँ, वही थोड़ा तो पता आज तो चले। थोड़ा सा बताइए आप। मेरा एक बहुत फेमस सॉन्ग है, मैं मानता हूँ कि वो चलेगा, हमेशा चलेगा। जब भी कोई यदि हमारे देश में प्रोटेस्ट की बात आती है, यदि संविधान पे कुछ बात आती है, कहीं हमारी बहन बेटियों पे शोषण होता है, तो उसके लिए यदि हम प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं या संविधान के लिए निकलते हैं, तो मोस्टली सभी लोग उस पर रील्स बनाते हैं, स्टोरी लगाते हैं। वो सॉन्ग की लाइन है, सुनिएगा। हो तुम सोच समझ के छेड़ो रे भारत संविधान ने,
हो यदि कुछ भी हो गया नहीं सुनेंगे थारी बकवास ने, हो नीला झंडा लहरा दो सुन लो सारे जहान में। इसकी एक बहुत ही फेमस लाइन है, बहुत बढ़िया गाना अरे उठो दली तो कहाँ सो गए, जंग छिड़ गई सम्मान की, अरे खत्म न होगा कलम जो लिख गई महारे भीम महान की। हम कभी भी ना मिटने देंगे, हम कभी भी मिटने ना देंगे रे अपने सम्मान ने, हो यदि कुछ भी हो गया नहीं सुनेंगे थारी बकवास ने। बहुत बढ़िया निशान भाई। बहुत बढ़िया निशान। ये गाना तो मतलब काफी हम सुनते हैं, मतलब मुझे तो अभी पता लगा है कि ये आवाज इसके पीछे आपकी बहुत है। अच्छी, बहुत हाँ, प्यारी का- आवाज। निशान जी इसको रिक्रिएट कीजिए दोबारा, वीडियो में आइए आप। इसकी मैं सोच तो रहा हूँ, लेकिन हाँ हाँ मैंने कहा, लेकिन अब कुछ अब नया ट्रेंड चल रहा है तो नए ट्रेंड के साथ। लेकिन हाँ नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अमर हो जाती हैं। कहीं भी मैं लाइव जी। प्रोग्राम में जाता हूँ तो इसकी डिमांड आती है, डिमांड भी आती है, या मैंने ये गाना गाया जी तो सब अपना आप ही देखते हैं, हाँ अरे ये वही है जिसने राइट। क्योंकि काफी सारे सॉन्ग है जो मैंने गाए लेकिन पता ही नहीं है हाँ। कि किसने गाए हैं। बिल्कुल। तो शो में आगे बढ़ते हैं। तरन जी कुछ आप पूछना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल तिसला जी, जी आपसे शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दोनों में जैसे बहस तो होती है किसी न किसी चीज को हाँ, ये लेके। तो हर घर चीज- में तो हर शहर में होती है। हर किसी में होती है। तो जब बहस होती है उसके बाद क्या कहते हैं, सॉरी कौन बोलता है सबसे पहले? अच्छा, तिसला जी बोलती हैं? ये बोलते नहीं, ये दोनों एक दूसरे को क्या मतलब कौन नहीं, बोलता है? मैं बताता हूँ एक्चुअली हाँ। पता होता है ना किसको किसकी गलती है। अच्छा, मतलब मेरे को लगता है कि हाँ मेरी गलती है, मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन इस पर उतार दी, अच्छा, तो फिर मैं बोल देता हूँ चल सॉरी कोई ना, ज्यादा क्यों नखड़े दिखा रही है। अच्छा। मनाते हैं चल फिर छोड़। मुझे। मतलब अभी आने से पहले भी हुई थी, मैंने कहा अब तो मेरे से बोलेगी ना जिंदगी में। मतलब आप ही बोलते हो लग रहा है ज्यादा। नहीं ज्यादा ये भी बोलते जब ये गलती नहीं, हम दोनों ही बोल देते हैं। अच्छा, एक जहाँ दूसरे हाँ एक दूसरे से बोल देते हैं, को। ये क्योंकि भी ठीक है, दोनों एक दूसरे को बोल क्योंकि दो, बिना ज्यादा बोले ठीक रहा नहीं जाता। हाँ, और लड़ाई हो जाती है तो 5 सेकंड बाद फिर वही बोलना होता है, तो इसलिए कोई भी सॉरी बोल देता है। है। अच्छा, तो बेहतर कुक कौन है? ये इनको क्रेडिट दूंगी मैं। चलो, ये तो निशांत भाई जीत गए। बिल्कुल। बाजी। बिल्कुल। बेहतर कुक यही है। अच्छा ठीक है। तो जो शो परफॉर्मेंस जो आप लोग करते हो उसमें सबसे ज्यादा तैयार होने में टाइम किसको लगता है? मैं खुद नहीं बता दिया। बहुत बढ़िया। भाई मेरा तो क्या है, हाँ, सीधा मैं उठा, हाँ, नया फ्रेश वगैरह हुआ, हाँ। अपने को क्या 2 मिनट में पैंट पहन 2 मिनट में उतार दूंगा तो वैसे भी 2 मिनट ही लगते हैं ज्यादा लेकिन तो इनको लगते ही यदि तैयार होने के लिए बोलना है तो कम से कम 2 घंटे पहले बोलना नहीं। अच्छा, मतलब 2 घंटे पहले बोलना पड़ता क्योंकि है। मैं पता फिर पहले सोचती हूँ यार इतने बजे चलना है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग और मोस्टली हम जो यदि कार्यक्रम में लेट होते हैं तो वो इन्हों की वजह से होता है। रेडी कहीं होने की जाते वजह से। लेकिन हाँ मतलब इनको कहीं हमको जाना और होता है जिस तो दिन मेरी वजह से हो गई उस दिन तिरसला एकदम गुस्से में लाल। मतलब इनकी वजह से हो तो निशांत भाई तो शांत रहते हैं ज्यादा कुछ शांत नहीं शांत नहीं रहते, रहते। शांत नहीं रहते, मुझसे भी ज्यादा गुस्सा दिखाते कि रेडी नहीं हो जाता, इतनी देर पहले बोल रखा है, ये है वो है। क्योंकि फिर वहां से क्या कॉल आती है, हाँ उसकी ऐसा क्या गाड़ी तेज चलानी पड़ती है। अच्छा, मतलब वहाँ के कहीं से जहाँ प्रोग्राम वहाँ से कॉल आ रही है तो प्रेशर आपके पड़ा तो आप त्रिशला जी पे प्रेशर उसको और वो मेरा प्रेशर मोस्टली संजीव भाई पर गाड़ी। किस पे? संजीव भाई पे। हाँ। अच्छा हाँ, ओके, जो ओके, ओके। बिल्कुल। ठीक है। तो और ये महत्वपूर्ण जो डेट्स रहती है जैसे आपकी एनिवर्सरी है, बर्थडे, तो ये किसको याद रहती है और कौन भूल जाता है? ये भूल जाते हैं, मुझे याद रहती है। अच्छा निशांत भाई आप भूल जाते हो? इनको मेरा बर्थडे भी याद नहीं है, पूछ के देखो। नहीं बताना। अच्छा हाँ, तो अब तो देखो आपको बताना पड़ेगा। बर्थडे बताइए आप इन्हों त्रिशला का जी का। हाँ 22 जून। 22 जून। ये पता ये तो कब वैसे मुझे भी याद हो गया। हाँ ये पता कब आज भी मेरा व्हाट्सएप देखोगे ना उस पर जो डिस्क्रिप्शन होता है हाँ। मैं भूल जाता था। इसी बात पे एक बार लड़ाई हो गई हमारी अच्छा, शादी एक से बार पहले, शादी से तो मैंने पहले। डिस्क्रिप्शन में 22 जून ही लिख दिया। और आज तक भी वो 22 जून लिखा हुआ है, वो हटा नहीं है। मतलब अब दिमाग अगर भूल जाएगा तो हाँ, कम से तुरंत कम की मोबाइल तो तुरंत। याद दिला देगा, इसलिए आपने इस तरह से करा। लेकिन- तो खैर वो- निशांत जी का बर्थडे हाँ निशांत जी का बर्थडे त्रिशला जी का 17 सितंबर आने आने वाला वाला है। है। आने वाला है। इनका तो इन्होंने जब पहली बार बताया था ना मुझे हमने पूछा था कि तुम्हारा बर्थडे कब आता है, तो इन्होंने मुझे बताया, उस दिन से मुझे याद है। नहीं, लेकिन मैं पूछती रहती मेरा बर्थडे कब है, ठीक है 23 जून 21 जून। नहीं तो वैसे त्रिशला जी मैंने देखा है ज्यादातर, मतलब वो मोस्टली क्या होता है जो लड़कियां होती है ना उनको याद रहते हैं बर्थडे। मेरे को फोन नंबर भी याद नहीं होता।
इनको मेरा फोन नंबर भी याद नहीं है। आपको याद होगा जबकि इनका। मुझे इनके दोनों नंबर याद है, लेकिन इनको मेरा अब एक कोई भी नंबर प्रोग्राम याद में निशान जी आप सीखो, कुछ सीखो तो नहीं, प्रोग्राम में बोलते हैं ना कोई के अपना नंबर दे तो दीजिए। मुझसे कहते हैं कि 1 मिनट, मुझसे कहते हैं त्रिशला अपना नंबर डायल करना। मुझे क्योंकि इतना मैं गुस्सा आता है। बहुत कम प्रोग्राम में अपना नंबर देता हूँ, मोस्टली त्रिशला का ही, क्योंकि त्रिशला ही जो ये कार्यक्रम का जो है त्रिशला होगा, अच्छा मतलब सारा ये देखती है त्रिशला देखते उसका मैनेजमेंट। आज भी मेरा नंबर याद नहीं होगा इन्हें। अच्छा तिशला जी आज भी याद नहीं है? नहीं, अब कर लेंगे, शो के बाद कर लेना। हाँ, कोई नहीं, याद कर लेंगे, अब याद कर नहीं याद है, अब तो याद है। अच्छा तिशला जी एक क्वेश्चन और था मेरा जी। कि अगर आपकी लव स्टोरी एक बॉलीवुड मूवी होती हम्म। तो कौन सी मूवी होती और क्यों होती, बताइए। बताओ मतलब आपकी लव स्टोरी अगर आप बॉलीवुड मूवी को दे तो फिर वो कौन सी मूवी होगी ऐसी, कोई नाम ही बता दीजिए चलिए आप। नाम तो देखो, मैं सही बताऊं ना, मैं वो इतनी तो हमारी खुद की हो जाएगी ना, निशान त्रिशला की लव स्टोरी यदि कोई होगी तो। अच्छा ये टाइटल होगा उसका? हाँ, ये इन फ्यूचर ये स्टोरी आ सकती हाँ ये- आ ये सकती आनी है। चाहिए। बाकी अगर निशान त्रिशला नहीं तो फिर हमारे नाम से त्रिशांत भी आ सकता है। हाँ, ये त्रिशांत। त्रिशांत लव कितनी स्टोरी। क्रिएटिविटी है देखिए आप। ये क्या बताया आपने तिशला जी? त्रिशांत, दोनों का त्रिशांत। त्रि मेरे से आगे, शांत इनके नाम से आ गया, तो दोनों का नाम मिक्स करके त्रिशांत बन गया। ये घर पे खाली बैठे बैठे बस यानी कि जो शो का टाइटल है हम उसको त्रिशांत ही दे देते हैं। जैसे कि बॉलीवुड की बात चल रही है, तो बॉलीवुड में कोई आपका फेवरेट सिंगर है? मतलब ट्रेडिशनल एक तो संगीत हो गया, हम बहुजन अपनी आइडियोलॉजी पर गा रहे हैं, और वैसे अभी तक मैंने तो अभी नहीं सुन पाया हूँ आपको कि आपने कुछ बॉलीवुड के सॉन्ग्स की तरफ भी गए हो या उन गानों को भी गाते हो, तो उधर की तरफ रुझान है आपका? हाँ, बहुत सुनती हूँ मैं तो। फेवरेट सिंगर आपके? लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी। जी। उनका मतलब ओल्ड मेमोरीज में जाएं तो लता मंगेशकर जी बहुत, उनके स्वर कोकिला है। और बाकी अब की में देखा जाए न्यू में तो श्रेया घोषाल मैम जी। हाँ, नेहा कक्कर मैम भी, उनके भी सुनती हूँ मैं। हाँ, काफ़ी सॉन्ग। तो कुछ उससे रिलेटेड हो सकता है? उससे परमिशन हो तो related- आपकी? परमिशन मतलब हो तो सकता है, लेकिन हाँ मैं मतलब गुनगुनाती नहीं हूँ, ये सुनती मोस्टली जो हूँ। है ना, ये हरियाणवी सॉन्ग हरियाणवी सॉन्ग ज़्यादा सुनती हूँ मैं। हाँ, बाकी अगर जैसे हरियाणवी सुनने का मन नहीं होगा तो फिर वही ओल्ड। और हरियाणवी जो सुनती है मोस्टली जो है, इन्हों की एक फ्रेंड है और वो काफी वायरल है, आशु टिंकल जी। मेरी मतलब हाँ, आशु टिंकल। आशु टिंकल दी हैं, और उनके सॉन्ग मोस्टली उनके अच्छा, सॉन्ग उनके आई थिंक उनके सॉन्ग तो शायद मासूम शर्मा के साथ भी है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताऊं, बताइए। हमारी जोड़ी को देख के हाँ और उन्हों की जोड़ी को देख के सब लोग ये बोलते हैं, वो जो उनके हस्बैंड है वो भी म्यूजिक डायरेक्टर है, वो काफी फेमस है, बी पारस भाई। अच्छा, हाँ। आशु टिंकल जी के। हाँ जी हाँ जी, उन्हों की भी लव स्टोरी सेम हमारी जैसी तरह हमारी है। है। ये भी म्यूजिक डायरेक्टर, मैं सिंगर। तो आशु टिंकल दी सिंगर है तो वो म्यूजिक डायरेक्टर है जो जीजू हैं। तो मैं मतलब आशु दीदी के बहुत ज्यादा गाने सुनती हूँ, और उनको मतलब सुन सुन के मुझे बहुत तो सीख मिलती है। तिशला जी कोई एक गाना मेरी वो दोस्त भी हैं। अच्छा दोस्त। हाँ दीदी बहुत अच्छी Duet दोस्त song भी भी है। हो चुका है मेरा हमारा। ड्यूट सॉन्ग भी हो चुका है उनके साथ हरियाणा में। हाँ, जीआर सर के पास हुआ था, जीआर भाई के कौन पास। सा गाना था वो? वो था सास कर दे न्यारी, हरियाणवी सॉन्ग था। सास कर दे न्यारी, जो यूट्यूब पे अच्छा चला हुआ है। अंकित भाई ने लिखा था। अंकित और हमारे राइटर हैं अंकित भाई, पवला भाई। अंकित पवला भाई, पिलखुआ वाले ना? पिलखुआ वाले जी, वो पवला से हैं, तो उन्होंने लिखा था, तो हमारा ड्यूट भी हुआ था, वो अच्छा चला था। ठीक है, अच्छा प्यार दिया था। तो जो ट्विंकल जी हैं उनका कोई गाना ऐसा जो आपको बहुत? उनके काफी सारे सॉन्ग हैं, वायरल सॉन्ग, जो सभी मोस्टली थोड़ा अच्छे सा- हैं। आपकी आवाज में। थोड़ा सा गा दीजिए आप एक। ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं, कोई भी हो, कोई भी हो। जो भी हो, कोई भी जो कौन सा। आपको लगे कि हाँ जो आप ज्यादा गुनगुन मतलब सुनती हो। ऐसा तो याद नहीं आ रहा कौन सा। है ना। अब ये थोड़ी वो हो गई, क्या बोलते हैं उसको, डिस्टरबेंस हो हाँ, गया। ये एक साथ ही नर्वस हो गई। हाँ दीदी नहीं, का लग तो नहीं रहा देख कि नर्वस नहीं है। मतलब दीदी का- किसी के सारे गाने सुनते हो, हाँ अब समझ एक साथ बोल दो कि कोई सा गाना सुना दोनों का, बिल्कुल। लेकिन सुनाओ ना कोई। वो चलो चलो ना घुमा दो हीरो होंडे पे। हाँ, उनका गाना है ये, चालो चालो ना घुमा दो हीरो हंडे पे, भिरंड लड़की, मेरा एक एक सूट पड़े 2.5 लाख का। तो कुछ सुना दीजिए। ऐसा तो मुझे याद नहीं है। निशान भाई से- तो हाँ, लेकिन निशान- मेरे साथ जो ड्यूट हुआ था, वो उसकी 2 लाइन सुना सकती हूँ। हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, हाँ। वो सुनाइए, आप उसी की सुनाइए।
सास मने कर दे तू न्यारी, सास मने कर दे तू न्यारी, होके बतलाऊं तण मैं, हाँ के बतलाऊं तण मैं, या बातों घणी अत्याचारी, सास मने कर दे तू न्यारी। ये हम दोनों ने गाया था, देवरानी जेठानी की नोक झोंक थी, तो एक सास से डिमांड करती है कि हाँ भाई हम दोनों को वो न्यारा वगैरह होना है, तो ये था। बाकी दीदी के मैं काफी सारे सॉन्ग हिट है, मैं बहुत सुनती हूँ। ऐसे तो मुझे मतलब गुनगुनाने में थोड़ा कौन सा गुनगुनाऊं ये समझ नहीं आ रहा। हम लोगों को भी कभी दीदी से मौका मिलेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। निशान जी, एक गाना आप तिसला जी के लिए डेडिकेट कोई करना चाहेंगे? कोई भी गाना हो आप, जो आपको लगे कि इनके लिए डेडिकेट किया जाए, तिसला जी के लिए। चलो ये जब नाराज हो जाती है फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिन लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा। ये मेरे को याद नहीं है ये नहीं बहुत बढ़िया गाया, बहुत अच्छी आवाज में गाया है। हाँ, बहुत बढ़िया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बहुत कम है। तो दिल तो यू जान मेरी, मैं तेनू समझावांगे, ये है क्या। मैंने इसके लिए एक गाना बनाया था। हाँ। अपनी रियल लाइफ में। अच्छा। वो था, तू सरानी मेरी मैं सुराजा तेरा, तेरी याद सतावे जानू यो के बेरा, हो तू आ जाना पास करे मिलके दो बात, तुम्हारे प्यार की कहानी कुछ बन जाएगी खास, तू आ जाना पास करे मिलके दो बात, तुम्हारे प्यार की कहानी कुछ बन जाएगी खास, हो मेरी जिंदगी में आके तूने मुझको सवारा, तेरे पीछे घूमता छोरी बन के आवारा, तेरी मेरी जिंदगी में आके तूने मुझको सवारा, तेरे पीछे घूमता छोरी बन के आवारा, हो तू आ जाना पास करे मिलके दो बात, यो निशांत सिंह बन के रहे तेरा दास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो आज हमारे दर्शकों को बहुत ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये आप गाना गाए हमारे इन्होंने साथ। मतलब मेरे जब हमारी जब लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी तब इन्होंने बनाया था, लेकिन हमने शूट अपनी शादी के बाद किया था, क्योंकि उससे पहले हमने शूट वगैरह नहीं I किया think था। ये मनाली में शूट किया। मनाली में शूट किया था शादी के बाद। और इस गाने में इन्होंने अपनी फीलिंग्स जाहिर की थी। इन्होंने खुद लिखा था ये गाना। बाकी अब मेरे को गाने याद नहीं होते, क्योंकि डेली का म्यूजिक का काम है, तो डेली नए नए गाने आते हैं, डेली डिस्टर्बेंस है। लेकिन हाँ मैं सुनता, मोस्टली मेरा फेवरेट सूफी मैं सुनता हूँ। तो तिसला जी, आप भी कोई डेडिकेट करना चाहेंगे निशान जी के लिए? मैं तो सारे लव सॉन्ग इनको डेडिकेट करना चाहती हूँ। कोई एक बता दीजिए। एक तो मैं कोई पर्टिकुलर सॉन्ग को डेडिकेट कर दिया। बिल्कुल, निशान जी ने देखो बता दिया। काफी अच्छा माहौल निशान जी ने बना दिया। बिल्कुल। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं, सदा रहना दिल में करीब होके, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नसीबों से मिलो। बिल्कुल सही है, सही बात है। तो शो को अब हम समापन की ओर लेकर चलेंगे। जी जी जी। निशान जी और त्रिशला जी, आज आपसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। बहुत इंस्पिरेशनल चीज़ें आपने इस मंच के माध्यम से हमारे लोगों के बीच में रखी, हमारे दर्शकों को बताया। क्योंकि फेलियर टू सक्सेस जो इस चैनल पर हम इस शो को पब्लिश करेंगे, क्योंकि हमारा पर्पज़ ही है उन लोगों की रियल स्टोरीज सामने लेके आना जिन्होंने अपने साहस, संघर्ष और जुनून के बाद अपनी एक अलग पहचान बनाई लोगों के बीच में। उसका जीता जागता एग्जाम्पल त्रिशला बोस जी एंड निशान सिंह जी। क्योंकि आपके बारे में जानकर और आपके बीच की बॉन्डिंग को देखकर बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होंगे, क्योंकि सामाजिक जो माहौल इस टाइम चल रहा है मैरिज को लेकर
और जो पारिवारिक चीज़ें हैं उनको लेकर आज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माहौल नहीं है, लेकिन आज आपने यहाँ पर बैठकर काफ़ी हमें भी इंस्पायर किया है कि कपल हूँ तो ऐसे हूँ। तो आपको मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा और आपने समय निकाला और हमारे इस मंच पर आ पाए, तो आपका Thank you बहुत so बहुत धन्यवाद।